नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कोटक न्यू प्रेजेंट शेयर बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। जैसे संकेत देखने को मिल रहे थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से और गिफ्ट निफ्टी जिस तरीके के इशारे कर रहा था, लगा कि आज तो एक बड़ा गोता जो है बाजार जो है वो फिर से लगाता हुआ दिखाई देगा। हालांकि आज 25,372 का ही लो देखने को मिला, लेकिन वहां से अच्छी खासी रिकवरी वो आती हुई दिखाई दे रही है और इस समय दिन के उच्चतम स्तर पे बाजार कामकाज करता हुआ 25,528 ये मौजूदा जो है आज का हाई है और 25,520 का लेवल देखने को मिल रहा है। अब 48 अंक ऊपर निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ, तो अच्छी खासी रिकवरी लोअर लेवल से देखने को मिल रही है। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन जो है उसी की वजह से एडवांस डिक्लाइन रेशियो वो हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा बिगड़ता हुआ। करीब 1700 शेयर ऐसे हैं, 1690 शेयर जो गिर के कामकाज कर रहे हैं। 1067 शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है। नाटको फार्मा, एकोमड्रेक्स, ये भी केमिकल जैसे शेयरों में अच्छी मजबूती है। लेकिन आज प्रेशर देखने को कहाँ मिल रहा है, जितने भी ये ब्रोकरेज हाउस से जुड़ी हुई कंपनियां, MCX हो, इसके अलावा ग्रो हो, इन सब में BSE में आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इन पर तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। ये देखिए कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए जो शेयर्स हैं वो सब में जो है प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसको आगे और डिटेल में अपने एक्सपर्ट के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। 7 से 10% तक BSE और एंजल वन के शेयर टूटे हुए हैं। लेकिन पहले वेलकम करते हैं और बाजार की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं हमारे तमाम एक्सपर्ट के साथ। एक साथ सबको जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और एक एक करके उनको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ इस समय बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं अविनाश गोरक्षकर जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप हल्दर जी, हमारे साथ अंशुल जैन जी। तो आप सभी विशेष मेहमानों का हाथ जोड़ करके प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। अविनाश सर, आपसे शुरू करना चाहेंगे। ये बताइए कि मतलब लग तो रहा था डील के बाद सब कुछ अब सुधर गया, सब कुछ अच्छा हो गया, ये दर्द कम क्यों नहीं हो रहा है? वो है ना डायलॉग, इधर दुख कम काहे नहीं होता वाली बात हो गई है। अब नई नई AI की इश्यूज़ हैं, नए इश्यूज़ आ गए। अभी जो BSE को लेकर के जो गिरावट देखने को मिल रही है, RBI ने नियम सख्त कर दिए, तो अभी भी इंटरनेशनली बहुत सारे परेशानियां हैं। घरेलू स्तर पे क्या दिक्कत देखने को मिल रही है और क्या ये 2026 ऐसा ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? गुड मॉर्निंग विपुल। मुझे लगता है कि देखिए बाजार में जो AI का लेके जो चर्चा हो गई है, इसमें कोई डाउट नहीं कि देखिए आने वाले समय में IT सेक्टर में थोड़े बदलाव जरूर होंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि देखिए IT सेक्टर खत्म हो जाएगा। TCS, इन्फोसिस या HCL टेक या परसिस्टेंट जैसी बड़ी कंपनीज को कोई धंधा नहीं देगा। देखिए सबसे बड़ी बात अपस्किलिंग होगा। मेरे ख्याल से जो एंट्री लेवल के जॉब्स है वो तो डेफिनेटली खतरे में है, जैसे कोई एग्जीक्यूटिव है या मान के चलिए कॉल सेंटर का एग्जीक्यूटिव है, तो ये नौकरियां नहीं रहेंगी। बट एक बात तो क्लियर है कि जो IT कंपनीज है प्लस जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो AI को यूज करके इनफैक्ट इनकी प्रोडक्टिविटी 30-40% इंप्रूव कर सकता है। तो ये बदलाव जरूर आएगा, बट शॉर्ट टर्म में मार्केट सभी को एक तरह का देख रहा है। आई मीन नेगेटिव अप्रोच से ही मार्केट को देख रहा है कि खराब है, मार्केट और नीचे जाएगा, बिजनेस डाउन हो जाएगा। तो ये बातें मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए हो सकता है कि थोड़ी सी चिंता दे, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मुझे लगता है अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। और रही बात इंडेक्स को लेके, तो मुझे लगता है कि देखिए अच्छी बात यह है कि अभी थोड़ा थोड़ा करके FIs वापस इंडिया में पैसा डाल रहे हैं। इंडिया US ट्रेड डील हो चुकी है। हमारा जो मैक्रो पिक्चर है वो काफी स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि बजट में भी जो अनाउंसमेंट्स किए गए हैं उसका इम्पैक्ट आपको मेरे ख्याल से अप्रैल में जून के क्वार्टर से थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। नतीजों का सीजन भी मोर और लेस ठीक है, मेरे ख्याल से कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज नहीं है। हालांकि नंबर्स इतने भी अच्छे नहीं थे, लेकिन चौथी तिमाही हमको लगता है काफी अच्छे आएंगे। लेकिन जो सेक्टर्स है, ऑटो कंपोनेंट्स है, कैपिटल गुड्स है, होटल्स है, हॉस्पिटैलिटी है, केमिकल सेक्टर है, मुझे लगता है कि यहाँ पे फोकस करिए। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज भी अभी थोड़ा बहुत रिकवरी मेरे ख्याल से अप्रैल में जून के क्वार्टर में दिखाना शुरू करेगी, तो टेक्सटाइल्स एक अच्छा सेक्टर हो सकता है। मेरे ख्याल से देखिए आपको अभी स्टॉक स्पेसिफिक रहना है और गिने चुने स्टॉक्स के ऊपर ही प्रॉपरली पोजीशन लेना है। मेरे ख्याल से ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट एक छोटे रेंज में रहेगी और ये जो नेगेटिव न्यूज फ्लोज आते हैं, AI का हो गया या कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो न्यूज आ गई है कि ब्रोकर्स को अभी 100% फंडिंग देनी पड़ेगी, ये शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली नुकसानदायक है। जैसे कि BSE का शेयर आज डाउन है, एंजल वन डाउन है। मुझे लगता है कि 2-3 महीने लगेंगे, बट उसके बाद सिस्टम और स्ट्रांग होगा और जो भी सिस्टम को स्ट्रांग करता है वो मेरे ख्याल से कैपिटल मार्केट वेलकम करेगा। तो शॉर्ट टर्म पेन है, बट अगले 2 से 3 महीने में मुझे लगता है इट विल बी बैक टू बिजनेस एज यूजुअल।
ठीक, दर्शकों की टिप्पणी फटाफट लेते हैं। अविनाश सर, आपसे जानना चाहेंगे, सेजल राउत जी आरआईएल को लेकर के जानना चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म व्यू क्या करना चाहिए, क्या इसमें अभी और ऐड कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आरआईएल पे आपका व्यू क्या है सर अभी? कैसे देख रहे हैं आरआईएल को 1300-1400 रुपये के आसपास? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए अगर इनका नजरिया कम से कम 12-15 महीना है तो डेफिनेटली स्लोली स्लोली थोड़ा यहाँ पे एक्यूमुलेट करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए अभी खबरें आई है कि रिलायंस वेनेजुएला का ऑयल खरीदेगा। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ऑयल की अवेलेबिलिटी और प्राइस में जिस प्रकार का अभी ट्रेंड चल रहा है, इसका डेफिनेटली फायदा रिलायंस को मिलेगा। ऑयल गैस बिजनेस तो अच्छा कर ही रहा है, लेकिन रिटेल और टेलीकॉम बिजनेस भी अच्छी तरह से सेट हो रहा है। चौथी तिमाही भी काफी अच्छी होगी और मुझे लगता है कि देखिए इस साल दैट इज 26-27 में होपफुली ऐसा लग रहा है कि रिटेल बिजनेस की वैल्यू अनलॉकिंग होगी। काफी समय से मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जियो फाइनेंस के बाद रिटेल का टर्न आएगा और यहाँ पे भी निवेशकों को काफी फायदा होना चाहिए। ओवरऑल मुझे लगता है कि नजरिया कम से कम 8 से 12 महीने रखिए और यहाँ पे निवेशित रहिए। 1400 और 1420 ये लेवल्स है जहाँ पे मुझे लगता है कि स्लोली स्लोली आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। मुझे लगता है कि 1600 का एटलीस्ट नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। ठीक, चलिए, ये बात यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर के निकल के आई है। और अगली टिप्पणी जो है वो आई हुई है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को लेकर के। अविनाश सर, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, एक तो मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूँगा, और दूसरा सर, अभी ये जो कोल इंडिया वगैरह जैसे जो शेयर हैं उसमें आपका व्यू अभी क्या है, क्या करना चाहिए, क्या बने रहें सर अभी? देखिए कोल इंडिया की बात करें तो मुझे लगता है कि जनवरी टू मार्च क्वार्टर काफी इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए। और सबसे बड़ी बात, कोल इंडिया में जो डिविडेंड है उसके लिए मार्केट्स वापस एक्सपेक्ट करेगा कि बम्पर डिविडेंड आए, क्योंकि नॉर्मली डिविडेंड यील्ड कोल इंडिया में काफी बेहतरीन आता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जिन्होंने इन्वेस्ट किया है पकड़ के रहिए। मुझे लगता है कि डेफिनेटली अगर थोड़ा सा हल्का होता है तो ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो डिविडेंड स्ट्रिपिंग होती है वो मार्च के रिजल्ट्स के बाद काफी लोग करते हैं। तो ये एक शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म अप्रोच से लेके यहाँ पे काम हो सकता है। नतीजे तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक रहेंगे, क्योंकि होपफुली कोल इंडिया का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, प्राइसेस भी स्टेबलाइज हो चुकी है। दूसरा स्टॉक कौन सा बोला था विपुल जी आपने? सर दूसरा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, ये तमाम डील वील के बाद ये जितने पोर्ट्स वाले कारोबार वाले हैं, अदानी पोर्ट, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, क्या स्ट्रेटजी इनमें रखे हैं सर? देखिए मुझे लगता है कि अगर आपका नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो ही मैं समझूंगा कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में पैसा लगाइए, क्योंकि देखिए पोर्ट के कंपनीज इतनी आसानी से आते नहीं है। अडानी पोर्ट्स अभी एक वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है। जेएसडब्ल्यू का मेरे ख्याल से लिस्टिंग हिस्ट्री काफी कम है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बहुत अच्छा किया है। और जिस प्रकार से इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ रहा है, प्लस पोर्ट्स की फंडामेंटल जरूरत इंडियन इकोनॉमी को है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में जरूर पैसा बनेगा। बट आपका नजरिया कम से कम 12-18 महीना होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक इतना ना चले, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियो में ऐड करना है। ग्रुप काफी अच्छा है, बिजनेस काफी वेल पोजिशन किया है, लेकिन नंबर्स को आने के लिए थोड़ा समय लगेगा। तो 12 से 15 महीने की अवधि से लेके अगर कोई खरीदना चाहे तो 250-255 ये रेंज में डेफिनेटली एक्यूमुलेट करें। अभी सर कौन से सेक्टर पे निगाहें हैं आपकी? मतलब बहुत लोग कह रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें, इंडेक्स को ना छुएं, तो आपकी अप्रोच क्या, कौन से, किस तरह के सेक्टर, किस तरह के स्टॉक्स को पकड़ रहे हैं आप? नहीं देखिए, मुझे लगता है जो इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स है, डोमेस्टिक और और एक्सपोर्ट्स, मुझे लगता है कि टेक्सटाइल सेक्टर को जरूर देखना चाहिए। मुझे लगता है देखिए अभी तो नंबर्स में उसका रिफ्लेक्शन आया नहीं है, बट अप्रैल टू जून से मुझे लगता है कि गोकुलदास एक्सपोर्ट्स है, अरविंद है, इंडो काउंट है, तो यहाँ पे हमारी नजर है। हमको लगता है कि ये सारी कंपनीज काफी वेल पोजिशनड है। उसके बाद ऑटो सेक्टर में मुझे लगता है कि देखिए तेजी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार का जीएसटी का कट हो गया है, रूरल डिमांड बढ़ रही है, इंटरेस्ट कट हो चुके हैं, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा ये डेफिनेटली अच्छे क्वालिफाई करते हैं। महिंद्रा के नंबर्स काफी अच्छे आ गए थे, रिजल्ट्स के बाद शेयर में बिकवाली आई। अशोक लेलैंड के भी नंबर्स बहुत तगड़े आ गए हैं, सीवी साइकिल वापस इंप्रूव हो रही है, तो यहाँ पे एक अच्छा नजर रख सकते हैं। प्लस होटल्स और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, देखिए ये एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही एवरग्रीन सेक्टर हम मानते हैं। अक्टूबर टू मार्च इनका सीजन होता है, तो लेमन ट्री, उसके बाद इंडियन होटल्स, चैलेट होटल्स, ये सारी कंपनीज में मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा निवेश करिए, अच्छा पैसा बनेगा। और ऑटो कंपोनेंट्स में हमने एक कंपनी हमारे क्लाइंट को अभी बताई थी, दैट इज एनआरबी बेरिंग्स। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बेट हो सकती है। 280 या 279 का रेट चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन नंबर्स आ गए हैं और मुझे लगता है कि आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो टू व्हीलर सेक्टर के ऊपर बेट है, क्योंकि ज्यादातर टू व्हीलर और पैसेंजर कार्स को ये सप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे
340 350 का नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो नियर टर्म में यही स्टॉक्स है जो हमारे फोकस लिस्ट पर है। चलिए ठीक है सर। अविनाश सर, जाने से पहले आपकी कोई पसंदीदा सलाह, पसंदीदा शेयर और साथ साथ आपका डिस्क्लोजर क्या रहेगा सर? नहीं, बिल्कुल देखिए, मुझे लगता है कि एनआरबी बेयरिंग तो मैंने आपको बोला है हाँ। कि हमारा मिड कैप में चुनिंदा पिक है। दूसरी एक कंपनी है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका नाम है डायमंड पावर। सर, ये कंपनी बेसिकली बड़ौदा बेस्ड है और जिस प्रकार के नतीजे अभी Q3 में आ गए, इन्होंने बहुत ही दमदार नंबर दिखाए। मेरे ख्याल से मैंने फ्राइडे की क्लोजिंग करीबन 132 देखी थी। आज का प्राइस मुझे पता नहीं, बट मुझे लगता है कि ये 175 180 का जाने का दमकम रखता है और बहुत ही बेहतरीन नंबर्स आने वाले हैं। इसमें जो करंट मैनेजमेंट आया है, उन्होंने पुराने मैनेजमेंट से ये कंपनी खरीदी थी एनसीएलटी में। तो डायमंड पावर मुझे लगता है 175 180 इन द नेक्स्ट 6 टू 12 मंथ्स पॉसिबल है। ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छी है, करीबन 800-900 करोड़ की ऑर्डर बुक है। काफी अच्छे क्लाइंट्स, पावर ग्रिड, अडानी, ऐसे क्लाइंट्स को ये अपना केबल सप्लाई करते हैं। तो इस लेवल से मुझे लगता है अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पिक हो सकता है अगर नजरिया आपका करीबन 8 से 12 में। सर डिस्क्लोजर सर? सर, जो भी शेयर्स अभी अब हमारे आपके सामने हमने बताए हैं, हो सकता है हमारे क्लाइंटों को भी हमने वही शेयर बताए। पर्सनल लेवल पे मेरी कोई पोजीशन इन शेयर्स में नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन कंपनी आपने काफ़ी शानदार बताई है। डायमंड पावर आज 6.25% ऊपर